मैं 23 साल की थी जब यह सब हुआ। मैं एक पुराने दोस्त से मिली, उम्र लगभग 22 साल की। मैं उसे कुछ साल पहले जानती थी और शुरुआत में हम सिर्फ दोस्त बन गए थे। मैं उस पर पूरा भरोसा करती थी। कभी मेरे मन में कोई शक नहीं आया, कभी कोई चेतावनी महसूस नहीं हुई। हम शहर के एक सुनसान और ऊंची जगह पर मिले, बस स्टेशन के पीछे थोड़ी घास और पेड़ों के बीच, जहां एक पुरानी दीवार खड़ी थी। वहां पहुंचकर हम बस थोड़ा स्मोक करना चाहते थे और कुछ हल्का खाना चाहते थे। मैं कुछ महीने पहले ही वीड ट्राई करना शुरू कर रही थी, इसलिए ये मेरे लिए नया था। उसने मेरे लिए कुछ नया लाया, पर्पल हेज। मैं बिल्कुल डर महसूस नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे भरोसा था कि वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने मेरे लिए पूरा ब्लंट पैक किया, लेकिन मैं केवल उसका चौथाई ही स्मोक कर पाई। हम बात कर रहे थे, काम, पुरानी रिलेशनशिप्स और कुछ आम बातें। आधे घंटे के आसपास मुझे अचानक बहुत ज़्यादा हाई महसूस होने लगा। एक अजीब डर सी फीलिंग आई। ऐसा लग रहा था कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और बस घर जाना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं घर जाना चाहती हूँ। उसने कहा कि वह मुझे छोड़ देगा, लेकिन मैंने कहा नो, इट्स ओके। उसने फिर कहा प्लीज़ लेट मी टेक यू होम, यूल बी सेफ विद मी, आई वोंट हर्ट यू। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा नो थैंक यू, मैं खुद ही घर जा सकती हूँ। जैसे ही मैं चल पड़ी, मुझे लगा कि मैं किसी क्लाउड पर चल रही हूँ। मेरी आंखें ब्लर हो रही थीं, सिर घूम रहा था और पैर जैसे वेटलेस थे। कभी मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया था। धीरे धीरे पैनिक बढ़ने लगा। हम हिल से नीचे बस स्टेशन की तरफ बढ़े। वहाँ थोड़े लोग थे और मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मेरे अंदर डर बढ़ रहा था। मेरी इंट्यूशन बार बार कह रही थी उससे दूर रहो। जब मैं बस स्टेशन पहुंची तो मैंने कहा कि मैं टैक्सी बुलाऊंगी और घर चली जाऊंगी। तभी उसका लहजा बदल गया। मैं तुम्हें अभी घर ले जाऊंगा, उसने कहा और मेरी जैकेट पकड़ने की कोशिश की। मैंने मना किया। उसने जैकेट जोर से खींचा और मैं उसके पास गिर पड़ी। उसने मुझे अपने पास खींचा और कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं उस वक्त बिल्कुल टेरिफाइड थी। मेरी आंखें ब्लर थीं, मैं ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। मैंने उसे धक्का दिया, आंखें रगड़ी और टैक्सी के लिए फ़ोन किया। उसने मेरा फ़ोन खींचने की कोशिश की और चिल्लाया, क्या तुम सुनती भी हो? मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। कुछ लोगों ने रुका और पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं। बस यही याद है कि मैं बस घर जाना चाहती थी। एक महिला ने मेरे लिए टैक्सी बुलाई और मेरे साथ खड़ी रही। उसने सुनिश्चित किया कि मैं सुरक्षित हूं और मुझे टैक्सी में बैठने में मदद की। उस दौरान वह आदमी बार बार मुझे अपनी कार में ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महिला ने उसे रोक दिया और कहा कि वह मुझे घर पहुंचाएगी। आखिरकार वह चला गया। जब मैं घर पहुंची तो मैंने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए और कहा कि बाकी रख लो। मैं बस अपने बेड तक पहुंचना चाहती थी। वही एक जगह थी जहां मैं सुरक्षित महसूस कर सकती थी। उस शाम मैं 5 घंटे तक बेड पर लेटी रही, सीलिंग को घूरती रही। मुझे याद नहीं कि उस दौरान मैंने कुछ सोचा या मेरी माँ आई भी या नहीं। बस वहीं पड़ी रही जब तक पैरानोया और डर धीरे धीरे कम न हुआ। फिर मैंने फ़ोन देखा, 32 मिस्ड कॉल्स, 10 वॉइस मेल्स और 50+ मैसेजेस उसी आदमी से। मैसेजेस अजीब थे, लगभग 20 मैसेजेस सिर्फ ये पूछने के लिए कि मैं कहाँ हूँ और कब घर पहुँची। एक वॉइसमेल में उसने कहा कि उसकी फैंटेसी है मुझे घर ले जाकर मेरी आंखें बांधने की, मुझे उसके अधीन करने की। मैं डर के मारे पूरी तरह फ्रीक आउट कर गई। मैंने उसे सभी सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, डिस्कॉर्ड और नंबर भी। ब्लॉकिंग से पहले मैंने साफ कहा कि अगर उसने कांटेक्ट किया तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। 1 महीने तक मुझे उससे कोई कांटेक्ट नहीं आया। फिर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, तुम कैसी हो? मैंने इग्नोर किया। कुछ मिनट बाद फिर मैसेज आया, आई मिस यू, सी यू सून। मैंने पूछा कौन है? कोई जवाब नहीं। कुछ दोस्तों से बात की तो उन्होंने कहा कि वीड कभी किसी को ऐसा महसूस नहीं कराती। कई लोगों का मानना है कि मुझे असल में स्पाइस दिया गया था, वीड नहीं। स्पाइस देखने में वीड जैसी होती है, लेकिन इसके इफेक्ट्स कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस होते हैं। उस दिन के बाद मैं फिर कभी उस आदमी के पास नहीं गई। वो शाम मेरे लिए एक डरावना अनुभव बन गई। उस रात की याद आज भी मेरे साथ है। मैं अब भी सोचती हूँ कि अगर वह मेरे पास होता तो क्या होता। मैंने खुद से वादा किया कि मैं कभी किसी ऐसे स्ट्रेंजर पर इतना भरोसा नहीं करूंगी। उस दिन के डर ने मुझे सिखाया कि कभी कभी छोटी सी गलतियों का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। मेरा नाम कीट है। मेरी उम्र 19 साल है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से बेहद शांत कस्बे में गुजारी है। यहाँ कुल मिलाकर कोई 800 लोग रहते हैं और यहाँ ज्यादा कुछ बदलता भी नहीं। जिंदगी यहाँ बहुत धीरे चलती है, बहुत ही धीरे।
लोग सुबह जल्दी उठते हैं, काम पर जाते हैं, दोपहर में शायद किसी छोटे से डाइनर में खाना खा लेते हैं और शाम को घर के बाहर बरामदे में बैठकर मौसम की बातें करते रहते हैं। लोग कहते हैं कि इस कस्बे में कभी कुछ होता ही नहीं, मगर यह पूरी तरह सच नहीं है। यहां कुछ चीजें हुई हैं, अजीब चीजें। हमारे कस्बे का एक हिस्सा ऐसा है जिससे हर कोई दूरी बनाकर रखता है। एक जगह जिसके बारे में हम सब जानते हैं लेकिन ज्यादा बात नहीं करते। हम उसे बस पहाड़ी कहते हैं। कोई बड़ा या डरावना नाम नहीं दिया गया, बस पहाड़ी। सीधी सी बात, खतरनाक और पूरी तरह ऑफ लिमिट्स। जब हम बच्चे थे, हमारे माँ बाप हमेशा हमें वहां जाने से मना करते थे। पहाड़ी के पास मत जाना, वो कहते, वहां खेलना मत, ज्यादा देर तक उसकी तरफ देखना भी मत। लेकिन वजह कभी नहीं बताते थे। पूछने पर या तो अचानक खामोश हो जाते या बात बदल देते। और सच कहूं तो यही बात हमें और बेचैन कर देती थी। डर से ज्यादा जिज्ञासा पैदा हो जाती थी। अफवाहें तो थीं ही, बच्चे कहानियां गढ़ने में माहिर होते हैं। कोई कहता था वहां कोई पंथ रहता है, तो कोई कहता था कि उस पहाड़ी के आसपास लोग गायब हो जाते हैं। मगर ये सब बस फुसफुसाहटें थीं, कोई पुख्ता सबूत नहीं। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि ये सब हमें भटकने से रोकने के लिए बनाई गई डरावनी कहानियां हैं। लेकिन फिर एक रात जो ने मुझे वहां जाने की चुनौती दे दी, जो मुझसे 2 साल बड़ा है, आज वो 21 का है। वो हमेशा मेरे लिए बड़े भाई जैसा रहा है, निडर, मजबूत और कभी कभी थोड़ा बेवकूफ भी। मगर वो ऐसा इंसान है जिसे अपने साथ देखकर हिम्मत आ जाती है। हम दोनों तब से सबसे अच्छे दोस्त हैं, जब हम ठीक से चलना भी नहीं जानते थे। जब मैं 10 साल का था और जो 12 का, तब एक गर्मियों की रात में उसके घर रुका हुआ था। बहुत गर्मी थी, नींद नहीं आ रही थी। हम भूत प्रेत और राक्षसों की बातें कर रहे थे, जैसे बच्चे करते हैं, और पता ही नहीं चला कि बात पहाड़ी तक पहुंच गई। मुझे तो लगता है ये सारी ठंडी ठंडी बातें झूठ हैं, जो ने छत की तरफ देखते हुए कहा। मैंने कंधे उचका दिए। पता नहीं, हो सकता है। तभी वो मेरी तरफ मुड़ा और मुस्कुराया। चल के देखें। मैं जम गया। मन से तो सीधा ना निकलना चाहिए था, लेकिन नहीं निकला। डर तो लग रहा था, मगर मैं ये नहीं चाहता था कि उसे लगे मैं डरपोक हूं। हमने 2 टॉर्च उठाई और आधी रात के बाद चुपचाप पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। गलियां सुनसान थीं, बस जूतों के नीचे बजरी की चरमराहट और कीड़ों की आवाजें। हवा भारी सी लग रही थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। करीब 10 मिनट में हम पहाड़ी तक पहुंच गए। रात में वो और भी बड़ी लग रही थी। घास अंधेरे में लहरों की तरह हिल रही थी और चांदनी सब कुछ अजीब सी ठंडक से भर रही थी। हम धीरे धीरे ऊपर चढ़े, टॉर्च की रोशनी नीचे रखते हुए। ऊपर पहुंचकर हम जमीन में लेट गए और किनारे से झांका, और तभी हमने उन्हें देख लिया। करीब 20 लोग थे, सब के सब पहाड़ी के नीचे उस पुराने विशाल ओक के पेड़ के पास एक गोल घेरा बनाकर खड़े थे। उन्होंने लंबे काले चौगे पहन रखे थे और चेहरे पर सफेद नकाब, बिल्कुल सादे, बिना किसी हाव भाव के। हर एक के हाथ में मोमबत्ती थी और वो कुछ बुदबुदा रहे थे। ऐसी आवाजें जो शब्दों जैसी नहीं लग रही थी। वो आवाज कानों से ज्यादा हड्डियों में गूंज रही थी। उसी पल मैं भाग जाना चाहता था, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। तभी जो का पैर फिसला, एक डीला पत्थर नीचे लुढ़क गया, जोर की आवाज के साथ। जब अचानक रुक गया, सारे सिर एक साथ हमारी तरफ मुड़ गए। हमने एक पल भी नहीं गंवाया। हम भाग पड़े, घास को चीरते हुए, पहाड़ी के दूसरे सिरे से नीचे और पटरियों के पार। मुझे कसम है कोई हमारे पीछे दौड़ रहा था, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। हम तब रुके जब फिर से जो के घर के पीछे पहुंच गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें जल रही थीं। हम पिछवाड़े में गिर पड़े और बहुत देर तक एक शब्द नहीं बोले। उसके बाद हमने उस रात के बारे में कभी ठीक से बात नहीं की। जिंदगी आगे बढ़ती रही, लेकिन हर बार जब मैं उस पहाड़ी के पास से गुजरता, मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। साल गुजर गए, स्कूल खत्म हुआ, काम शुरू हुआ। कस्बा बाहर से उतना ही शांत रहा, लेकिन वो बेचैनी, वो एहसास कि कुछ ठीक नहीं है, कभी गया ही नहीं। कुछ महीने पहले जो मेरे पास आया, उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। क्या तुमने कभी सोचा है वापस जाने के बारे में? उसने पूछा। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मेरा एक हिस्सा यही सोच रहा था, दूसरा हिस्सा चाहता था कि सब कुछ हमेशा के लिए भूल जाए। अब हम बड़े हो गए हैं, उसने कहा, संभाल सकते हैं, शायद सच भी पता चल जाए। मुझे मना कर देना चाहिए था, मगर मैंने नहीं किया। हम फिर गए, इस बार बेहतर टॉर्च, जेब में चाकू और फोन भी साथ थे। रात के करीब 1 बजे हम पहाड़ी पर पहुंचे। घास अब भी लंबी थी, हवा अब भी सन्नाटे में डूबी हुई थी। सब कुछ वैसा ही था, मगर इस बार माहौल ज्यादा भारी लग रहा था। हम ऊपर चढ़े और नीचे देखा, कुछ भी नहीं,
न घेरा, न मोमबत्तियां, न कोई आवाज। हम थोड़ा सुकून महसूस करने लगे। शायद बचपन की कोई डरावनी याद ही थी। तभी जो ने मेरा कंधा थपथपाया और इशारा किया। पेड़ के नीचे कुछ था। हम दबे पांव नीचे उतरे। पास जाकर देखा तो पत्थरों का एक गोल घेरा था, बिल्कुल नया, और ठीक बीच में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा। जो ने झुककर उसे खोला। अंदर 5 सफ़ेद नकाब थे, पुराने मगर बिल्कुल साफ, जैसे वक्त और मौसम ने उन्हें छुआ ही ना हो। अचानक हमें एहसास हुआ हम अकेले नहीं हैं। हवा का रुख बदल गया, ठंड शरीर में उतरने लगी। मैंने चारों तरफ देखा। पेड़ों के पीछे परछाइयों में आकृतियां खड़ी थीं, हमें घूरती हुई। हमने डिब्बा वहीं गिराया और भाग खड़े हुए। उस रात हम अपने घर नहीं गए। 2 कस्बे दूर जाकर एक पेट्रोल पंप पर, जो कि ट्रक में सोए। हमने किसी को कुछ नहीं बताया, न माँ बाप को, न दोस्तों को। लेकिन एक बात पर हम दोनों सहमत थे, हम कभी उस पहाड़ी पर वापस नहीं जाएंगे। और जब हमारे अपने बच्चे होंगे, हम उन्हें भी वही कहेंगे जो हमारे माँ बाप ने हमें कहा था। पहाड़ी से दूर रहना, उसके पास मत जाना, उसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अब हम वजह जानते हैं और कुछ चीज़ें बेहतर है कि उन्हें छेड़ा ही ना जाए। सबको नमस्ते। मेरा नाम रिचर्ड है। आज मेरी उम्र 60 साल है और मैं मैनहट्टन के एक अपार्टमेंट में रहता हूं, जहां से सामने पार्क दिखाई देता है। ये शहर का सबसे बड़ा घर तो नहीं है, लेकिन मेरा अपना है और काफ़ी आरामदेह भी। मैंने यहां अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी बनाई है। फाइनेंस में करियर रहा, कुछ सही इन्वेस्टमेंट्स की और थोड़ी किस्मत भी साथ रही, जिसकी वजह से जल्दी रिटायर हो गया। अब समय चैरिटी बोर्ड्स, म्यूजियम्स में घूमने और नीचे वाली कॉफ़ी शॉप से ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी पीने में निकल जाता है। यहाँ लोग मुझे नाम से जानते हैं। मेरे टेलर्ड कोट्स और चमकते जूतों को देखकर उन्हें लगता है कि मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ, संभला हुआ, सक्सेसफुल और बेफिक्र। लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जब शहर की आवाज़ें थोड़ी धीमी पड़ जाती हैं। तब मैं उस इंसान के बारे में सोचता हूँ जो मैं पहले हुआ करता था। एक लड़का जिसका नाम रिची था, जॉर्जिया के एक छोटे से टाउन से, जिसके बारे में आपने शायद कभी सुना भी ना हो। एक ऐसा टाउन जहां झींगुरों की आवाज़ पासिंग ट्रेन से ज़्यादा तेज सुनाई देती थी और हर किसी को पता होता था कि आपके परिवार की कार कौन सी है। मैं उस जगह से कभी बहुत प्यार करता था और उसी के साथ उससे डरता भी था। एक याद है जो कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ पाई। चाहे मैंने खुद को सिटी लाइट्स में कितना ही दूर क्यों ना कर लिया हो, वो बैकवुड्स रोड आज भी मेरे साथ चलती है। ये बात 1975 की गर्मियों की है। तब मैं 10 साल का था। हम अपने टाउन के किनारे रहते थे। आबादी मुश्किल से 2000 होगी, अगर आप गायों को भी गिन लें। मेरे फादर लंबर मिल में काम करते थे और मदर घर संभालती थीं। मेरा ज़्यादातर समय बाइसिकल चलाने, कच्ची सड़कों पर भटकने और खुद को स्टंटमैन या काउबॉय समझने में बीतता था, किसी ऐसे इंसान की तरह जो असल में मैं नहीं था, लेकिन बनना चाहता था। उस दिन की शुरुआत बिल्कुल आम थी। नाश्ते के बाद मैं अपने दोस्त टॉमी के घर चला गया। उसके बैकयार्ड में खेले, बेसबॉल कार्ड्स बदले और इस बात पर बहस की कि सुपरमैन स्पाइडरमैन से लड़ाई में जीतेगा या नहीं। शाम होने लगी थी, लेकिन अभी रोशनी थी जब मैं वापस घर की तरफ चला, शायद 5 बजे के थोड़ा बाद। हवा गर्म और चिपचिपी थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और खेतों पर लंबी परछाइयां डाल रहा था। घर तक का रास्ता करीब 2 मील का था। ज्यादातर हिस्सा एक शांत सड़क से होकर जाता था। एक तरफ पेड़, दूसरी तरफ बार्ड वायर की बाड़। मुझे उस सन्नाटे से कोई परेशानी नहीं होती थी, बल्कि मुझे अच्छा लगता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। आधे रास्ते पर मुझे पहली बार उस ट्रक का एहसास हुआ। देखा नहीं, पहले सुना। इंजन की एक धीमी, भारी आवाज, ऐसी जिसे कहीं जल्दी नहीं थी। मैंने पीछे देखा। वो एक पुराना ट्रक था, शायद फोर्ड या डॉज। फीका सा ग्रे रंग, जगह जगह झंग के निशान। वो पीछे की पहाड़ी से उतरता हुआ दिखा, इतना दूर कि ज्यादा ध्यान न जाए। लेकिन उसने मुझे ओवरटेक नहीं किया। वो बस पीछे ही बना रहा, न ज्यादा पास न बहुत दूर, बस उतनी दूरी पर कि ड्राइवर दिखे ही ना। मैंने थोड़ा स्लो किया, सोचकर कि शायद वो आगे निकलना चाहता हो। ट्रक भी स्लो हो गया। उसी पल मुझे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने तेजी से पेडल चलाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे पैर पूरी ताकत लगा रहे थे। ग्रेवल पर टायर खड़क रहे थे और बैकपैक मेरी पीठ से टकरा रहा था। ट्रक ने भी स्पीड बढ़ा ली, ना ज्यादा तेज ना अग्रेसिव, बस मेरे साथ साथ। आगे एक जगह थी जहां पेड़ घने हो जाते थे, जंगल का एक छोटा सा टुकड़ा जिससे मैं कभी कभी शॉर्टकट लेने के लिए गुजरता था। उस दिन मेरा वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने उन पेड़ों को देखा, मैंने सोचा नहीं, बस मुड़ गया। डीली बजरी पर मेरा टायर फिसला, लेकिन किसी तरह संभल गया
और मैं सड़क छोड़कर अंदर घुस गया। रास्ता बहुत संकरा था, मुश्किल से बाइसिकल के लायक, जड़ों और गिरी हुई टहनियों से भरा हुआ। पीछे ट्रक की आवाज़ आई। वो रुक गया था, सड़क से अंदर नहीं आया, बस वहीं खड़ा रहा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी दूर जाते ही मैंने बाइसिकल वहीं गिरा दी। झाड़ियाँ इतनी घनी थीं कि आगे बढ़ना मुश्किल था, और मैं नहीं चाहता था कि टायरों की आवाज़ मुझे धोखा दे। मैं जंगल के अंदर और भागता गया। सांसें सीने में जल रही थीं, टहनियाँ और कांटे पैरों को खरोंच रहे थे। मैं तब रुका जब एक गिरे हुए पेड़ के नीचे खुद को गुस्सा पाया। ठंडी मिट्टी से चिपक कर लेट गया और फिर बस इंतजार करने लगा। मिनट बीतते गए, फिर 1 घंटा। अंधेरा गहराने लगा। पेड़ों की परछाइयां ऐसी लग रही थीं जैसे बिना हवा के भी हिल रही हों। मैं हर आवाज पर कान लगाए बैठा था, ट्रक की, कदमों की, किसी भी चीज की। एक बार मुझे पास ही पत्तों के चरमराने की आवाज सुनाई दी। मैंने इतनी देर तक सांस रोके रखी कि सीने में दर्द होने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद जंगल फिर से शांत हो गया। झींगुर वैसे ही गुनगुनाने लगे जैसे हमेशा करते थे। डर अब भी मेरे अंदर बैठा था, लेकिन मुझे पता था कि मैं वहां हमेशा छिपा नहीं रह सकता। लगभग रात होने वाली थी जब मैं धीरे धीरे बाहर निकला, झुका हुआ पेड़ों के बीच से सड़क को देखता हुआ। ट्रक वहां नहीं था। पहले मुझे लगा कि मेरी बाइक वहीं होगी जहां मैंने छोड़ी थी, लेकिन पास जाकर देखा तो वहां सिर्फ दबा हुआ घास का निशान था। बाइक गायब थी, न टायरों के निशान, न टूटा हुआ कुछ, न कोई क्लू, बस कुछ भी नहीं। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, जैसे शरीर जम गया हो। मन में आया कि आवाज दूं, लेकिन किसे? मैं धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। वो रास्ता उस दिन जितना लंबा लगा उतना कभी नहीं लगा था। जंगल की हर सरसराहट पर दिल उछल जाता, हर परछाई किसी न किसी चीज जैसी लगती जो मुझे देख रही हो। मैं दौड़ा नहीं, बस चलता रहा। जब मैं आखिरकार अपने घर के पोर्च तक पहुंचा तो मेरी मदर बाहर खड़ी मेरा नाम पुकार रही थी। मुझे देखते ही वो दौड़ कर आई और मुझे ऐसे गले लगाया जैसे मैं कई दिनों से गायब रहा हूं। मैंने उन्हें पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहा कि रास्ता भटक गया था और पैदल घर आया हूं। उस रात मैं सोया नहीं, खिड़की से बाहर देखता रहा, आधी उम्मीद में कि वो ट्रक फिर दिखेगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। अगले दिन मैं वापस गया। पेरेंट्स से कहा कि मैं फिर टॉमी के घर जा रहा हूं, लेकिन असल में नहीं गया। उसी सड़क पर चला। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जंगल में घुसा, हर जगह ढूंढा, सोचा शायद बाइक कहीं और छोड़ दी हो, शायद डर के मारे याद न रहा हो, लेकिन नहीं, वो पूरी तरह गायब थी। मैंने वो बाइसिकल फिर कभी नहीं देखी। उस साल बाद में पेरेंट्स ने मुझे नई बाइक दिला दी, लेकिन मैंने उस रास्ते से कभी दोबारा सवारी नहीं की। सच कहूं तो कभी मन ही नहीं किया, और मैंने किसी को भी पूरी कहानी नहीं बताई, यहां तक कि अपने सबसे अच्छे दोस्त टम्मी को भी नहीं। जिंदगी आगे बढ़ती रही। मैं बड़ा हुआ, हाई स्कूल के बाद उस टाउन को छोड़ दिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नॉर्थ चला गया, कॉलेज किया, जॉब मिली और धीरे धीरे करियर बना लिया। आज मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहता हूं, एक ऐसी जगह जहां सड़कें कभी नहीं सोती और इतने लोग होते हैं कि अंधेरे से डरना भी किसी को नजर नहीं आता। लेकिन वो शाम, वो ट्रक और वो सन्नाटा मैं कभी नहीं भूला। कभी कभी मैं सोचता हूं, उसे कौन चला रहा था? वो मुझे पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर पाया, या शायद कि ही नहीं। वो क्या चाहता था? जब उसने मेरी बाइक उठाई तब उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? हो सकता है वो बस कोई बोर्ड लोकल हो जो किसी बच्चे को डराना चाहता था, और हो सकता है कुछ और भी। मैं शायद कभी नहीं जान पाऊंगा।